हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर करेंगे क्लास 10 की हिंदी का। आपका मैंने इससे पहले भी एक सैम्पल पेपर डाल रखा है जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डाला था। पार्ट ए में आपके जो अपठित गद्यांश, पद्यांश और चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो होता है, और पार्ट बी में आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और जो आपका पत्र लेखन, ईमेल लेखन, स्ववृत्त लेखन वो सारा होता है। तो इस वाले सैम्पल पेपर को भी हम 2 पार्ट में ही देखेंगे। पहले पार्ट में हम इसके ग्रामर के क्वेश्चंस और जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं अपठित गद्यांश के, पद्यांश के, वो डिस्कस करेंगे। एंड देन हम उसके मेन क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम खंड का से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन ही होंगे, टोटल 40 मार्क्स के। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि आपको पेपर में सबसे पहले गद्यांश पढ़ना है, आपको थोड़ा एमसीक्यू को देख लेना है। वैसे तो जो क्वेश्चंस होंगे वो पूरे गद्यांश ही आएंगे। अगर आप 15 मिनट के जो रीडिंग टाइम होता है उसमें अगर रीड कर लेंगे ना, 5 मिनट भी नहीं लगेगा इस पैसेज को रीड करने में, और मैं तो 2 मिनट में जल्दी से आपको समझा भी दूँगी और रीड भी कर दूँगी। आप चाहे तो इसे 2x स्पीड पे देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सेम ऐसा ही आपका पैसेज आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि सेम क्वेश्चन आ सकता है, पैसेज कभी भी सेम नहीं आता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में हिंदी फिल्मों के गीत अपने आरंभ से ही आम दर्शक के सुख दुख के साथ ही रहे हैं। यानी जो हिंदी फिल्म है वो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, अपने सुख में देखते हैं, उनमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब देखते हैं। वर्तमान समय में हिंदी फिल्मों के गीत ना आम जने के हृदय में लोकगीतों से भी आत्म जगह बना ली है। यानी आज के टाइम पे जो फिल्मों में जो सॉन्ग्स चलते हैं वो भी लोगों के अंदर मतलब जगह बना ली है। जिस तरह से एक ज़माने में लोकगीत जनमानस से सुख दुख, आकांक्षा, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते थे, आज फिल्मी गीत उसी भूमिका को निभा रहे हैं। यानी पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, वो गाना खुद ही गाते थे, एक दूसरे के लिए गाना गाते थे। बट अब के ज़माने में क्या है, वो फिल्मी गीत जो फिल्म में चलते हैं, जैसे अभी कोई मूवी ले लो हम जवान में, तो वो एक गाना चल गया, चल लिया वो मैं तो तेरी और चल लिया, कुछ इस टाइप एक गाना है, तो वही सब अब गा रहे हैं। अब कोई लोकगीत तो नहीं गा रहा कि अब कोई हम ग्रुप में बैठ के गाना गाते थे, वो तो अब नहीं गाते ना जाते, अब जो फिल्म में चलता है वही गाना गाते हैं। इतना ही नहीं, देश की विविधता को एकता के सूत्र में मानने में हिंदी फिल्मों का योगदान बहुत सभी स्वीकार करते हैं। यानी हिंदी फिल्म ने लोगों की एकता को बढ़ा दिया कि हाँ, लोग एक प्रकार का ही सोचते हैं, इस तरह से ही करते हैं। हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का जो काम राजभाषा विभाग तत्सम शब्दों की सहायता से कर रहा है। यानी हम हिंदी भाषा को और अच्छा बनाने के लिए तत्सम शब्दों का यूज़ करते हैं। वही कार्य फिल्मी गीत और संवाद लिखने वाले विविध क्षेत्रीय भाषाओं से मेल से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब जिन गाने जन जन के गीत इसी कारण बन सके क्योंकि इनमें राजनीति के उतार चढ़ाव की अनगूंजों के साथ देहाती कस्याबी और नए बने शहरों का देशज जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता है। भारत की जिस गंगा जमुना संस्कृति का महिमा मंडल बहुधा होता है, उसकी गूंज में भी इन गीतों में मिलती है। यानी कुछ गाने में हम देख सकते हैं ना, गंगा की बारे में बोला गया रहता है, किस गाने में जमुना के बारे में बोला जाता है, तो गानों में नदी को भी महानता दी जाती है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान लिखे गए प्रदीप के गीत हो या स्वाधीनता प्राप्ति के साथ ही होने वाले देश के विभाजन की विभीषिका, सभी को इन गीतों से बहुत संवेदनशील रूप से व्यक्त किया जाता है। यानी या तो हम आज़ादी को प्रतीक दिखाना चाहते हैं, या किसी चीज़ को भी अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हम हम गीत का यूज़ कर लेते हैं। हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी और उर्दू का झगड़ा भी कभी पनप नहीं सका। यानी हिंदी फिल्मों में जो गीत गाए जाते हैं उनमें हम हिंदू और उर्दू भाषा भी ले लेते हैं, तो कभी लड़ाई नहीं हुई। प्रदीप, नीरज जैसे शानदार हिंदी कवियों, इंदिवर तथा शैलेंद्र जैसे विशेष गीतकारों और साहिर कैफी, मजरू जैसे मशहूर शायरों को हिंदी सिनेमा में हमेशा एक ही बराबरी का माना जाता है। ये सिनेमा इस दुनिया की खासियत है। इस तरह गीतकार साहिर ने कहा है मुसाफिर खुदी के हिंदी नाज़ी सारे गीतों के नाम दे रखे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने संसार से भागते फिरते रहो, भगवान को तुम क्या पाओगे, ये लोग
भोग भी एक तपस्या है, तुम प्यार के मारे क्या जानोगे, ये सारे गीत आपको बता रखे हैं, इनकी पंक्तियाँ दिखा रखी है, लाइन दिखा रखी है। प्रवृत्तियों में गुलजार ऐसे गीतकार लैले मोहे श्याम रंग दई रे कर कजरारे तेरे कारे कारे नैना, ये तो सबने सुना ही है। यारा सिली सिली रात का ढलना, चप्पा चप्पा चरखा वा चले, जैसे गीतों को इन सब ने लिखा है। भारत में बनने वाली फिल्मों में आने वाले गीत जो होते हैं वो विश्व सिनेमा में एक अलग पहचान देते हैं। ये गीत सही मायने में भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को बहुत बढ़ाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। अब पहला प्रश्न है इसमें, हिंदी फिल्मी गीतों और लोकगीतों से क्या समानता है? ये जनमानस के रीति रिवाज और कल्पनाओं को स्वर देते हैं, या ये जनमानस के जीवन और अनुभवों और विचारों को स्वर देते हैं, या जनमानस के सुख दुख उल्लास और उम्मीद को स्वर देते हैं? तो हमने क्या पढ़ा था, ये लोगों को सुख दुख में भी उल्लास और स्वर देते हैं। तो यस, सी ऑप्शन, ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया? राजभाषा विभोग के लिए, या विभिन्न क्षेत्रों में भाषाओं के मेल से, विभिन्न भाषाओं की फिल्मों को प्रोत्साहित करके, या विविध भाषाओं को फिल्मों को हतोत्साहित करके? तो ये अलग अलग भाषा का तो कोई टॉपिक ही नहीं था, अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं को मेल करने से ये हुआ था। तो इसमें आपका ख ऑप्शन, अलग अलग क्षेत्र यानी विभिन्न क्षेत्र। अब आपका क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। कथन दे रखा है, बताना है कथन सही है कारण से, वही आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग। कथन दिया है, हिंदी फिल्मों के गाने जन जन के गीत बन गए हैं। तो यस, ये तो सही है, हर लोगों के गीत बन गए हैं। कारण क्या है, इन गीतों में राजनीति की अनुगूंजों के साथ देहाती कस्याबी और नए बने शहरों का जीवन दर्शन भी आत्मात है। तो यस, दोनों सही है। लोगों के जन जन गीत इसलिए गए क्योंकि उसमें हर चीज़ का टॉपिक को मिक्स कर देते हैं। तो यस, कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब चौथा प्रश्न है, हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार को हम में जो हिंदू उर्दू का झगड़ा है वो कभी पनप नहीं सकता। वही मैंने बताया कि हिंदू और उर्दू नहीं लड़ते, मतलब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। इस कथन के पक्ष में कौन सा तर्क सही है? तो यहाँ हिंदी कवियों और उर्दू शायरों को एक ही बिरादरी का माना जाता है। यस, ये गीतकार उर्दू तत्सम प्रधान शब्द और क्षेत्रीय भाषाओं के समान रूप से गीत लिखते हैं। यस, इन गीतकारों में प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं, यानी वो कंपटीशन नहीं करते। तो ये भी नहीं बोला तो नहीं गया, हमें ऊपर वाले दो ही सेंटेंस बोले गए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, यानी घ ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश में सब हिंदी फिल्मों का किस विशिष्टता पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो कौन सी चीज़ पर सबसे ज़्यादा दिया गया है? तो ये गीत कलात्मक श्रेष्ठ को अभिव्यक्त करते हैं, ये गीत सांप्रदायिक सद्भाव को अभिव्यक्त करते हैं, ये गीत पारस्परिक प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं, या ये गीत सांस्कृतिक खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं? तो घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये गीत सांस्कृतिक खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे पोएम है, इस पोएम को पढ़ना है। 5 नंबर के MCQ क्वेश्चन होंगे। हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं भरी थकन में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं। धरती की सेवा करते हैं, कभी ना मेहनत से डरते हैं। लू हो चाहे ठंड सयानी, चाहे झरझर बरसे पानी। ये तो मौसम है, हमने तूफानों के मुंह फेरे हैं। खेत लगे हैं अपने घर से, हमको गरज नहीं दफ्तर से। दूर शहर से रहने वाले, सीधे सादे भोले भाले रखवाले अपने खेतों के, हम जिनमें बीज बखेरे हैं। हाथों में लेकर हल हंसियाँ, गाते नई फसल की रसियाँ। धरती को साड़ी पहनाते, दूर दूर तक भूख मिटाते। मुट्ठी पर दोनों को रखकर कहते हैं बहुतेरे हैं। हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकन के में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं। यानी बहुत थकान में सोते तब भी उठते। तो ये बहुत ईजी लैंग्वेज में ही पोएम थी। आई होप आपको क्लियर हो ही गई होगी। इसके क्वेश्चन करेंगे तो और इजी समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं। इससे क्या मतलब है? हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं, हम धरती के आलसी बेटे नहीं हो सकता। बुद्धिमान बेटे, अज्ञानी यानी जिसमें बुद्धि ना हो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। और कमेरे यानी बड़े कमेरे, यानी बहुत मेहनत करते हैं, यानी परिश्रम का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कवि ने किसानों को फसलों का
क्यों कहा है, यानी फसलों का रसिया यानी फसलों को बनाने वाला। किसान फसलों को उगाते हैं इसलिए, किसान फसलों को काटते हैं इसलिए, किसान फसलों से प्रेम करते हैं, या किसान फसलों को बेच देते हैं। तो किसान फसलों से प्रेम करते हैं, उसे एकदम बीज डालते हैं, फिर बीज से तब तक वो पौधा पूरा फल तक नहीं देता तब तक उसे प्यार से बड़ा करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो फसलों का रसिया, रसिया यानी प्रेम से युक्त। तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसान धरती की सेवा डैश करता है, खेतों में फसल उगाकर, सर्दी गर्मी बरसात सहकर, बिना विश्राम परिश्रम कर कर, या खेत के पास घर बनाकर। तो वो धरती की सेवा अपने आप को बचा के तो नहीं करेंगे ना, वो फसल उगाएंगे तभी तो धरती की सेवा होगी, यानी उसमें ज़मीन उपजाऊ होगी। नेक्स्ट कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन आपको देकर, हमारे घर खेतों के पास स्थित है। रीज़न क्या है, हमारे घर शहरों से दूर होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमारे दोनों ही सेंटेंस सही है। हमारे घर शहरों से दूर होते हैं इसलिए खेतों के पास स्थित है। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही है, बट कोई लॉजिक बन रहा है कि ये हमारे घर के खेतों के पास स्थित है इसलिए क्योंकि दूर से दूर है, तो कोई लॉजिक नहीं बना, यानी ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसमें आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम किसानों से धरती को फसलों के आवरण से ढक दिया है। एक कविता की जो पंक्ति है, इसका क्या मतलब है, हम जो किसानों हैं उन्होंने धरती को किससे, फसलों से ढक दिया है। यानी तूफानों के मुंह फेरते हैं, नहीं। रखवाले अपने खेतों के, नहीं। उन्होंने धरती को साड़ी बना दिया, यानी एक चीज़ से ढक दिया ना, तो धरती को साड़ी बना दिया, यानी धरती को फसलों से कवर कर दिया। ये आपका हो जाएगा लाइन। अब यहाँ पे आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद के क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन होंगे, आप 5 होंगे टोटल, बेंच है 5 कराऊंगी, बट आपको करने 4 ही होते हैं एज अ पेपर में। रसूलन और बतूलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। इस वाक्य में आपका सरल वाक्य, अब इसका आपका सरल वाक्य बताना है। तो रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, या फिर रसूलन बतूलन जैसे ही गाती है अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो जैसे ही आगे, यानी ये तो मिक्स वाक्य हो गया, ये तो नहीं हो सकता। रसूलन और बतूलन गाती है और अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अब और लग गया, यानी संयुक्त वाक्य हो गया, ये भी गलत। रसूलन और बतूलन के गीतों से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो यहाँ पे आप देखिए, गाती है, गाती और गीतों दोनों में डिफरेंस है। एक गाना गाना होता है, यानी एक सॉन्ग आप जो गा रहे हो, और एक सिंग यानी आप गाना गा रहे हो, दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे वो गीत के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं, और वो यहाँ पे क्वेश्चन में है गाना है, यानी वो कैसे वो गा रही है, उसे सॉन्ग के बारे में नहीं बोल रहा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन, गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, ये आपका सही सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ये मुझे पता था, फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस आपको नहीं समझ आएगा, तो वो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। आपको इसका मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य में, मतलब ये आपका मिश्रित वाक्य में दे रखा है, संयुक्त वाक्य में जोड़ना है। संयुक्त वाक्य यानी बीच में और आना चाहिए। तो गुजरे, तो यहाँ पे आपको तो से इसे डिफरेंस कर रखा है। तो जैसे ही दूसरी बार हालदार साहब वहाँ से गुजरे उन्हें मूर्ति दिखाई पड़ी, तो जैसे यहाँ पे लग गया मिक्स वाक्य, तो यानी पहला तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बार उधर से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, तो ये पूरा एक वाक्य लग रहा है, तो ये तो सरल वाक्य हो गया, सिंपल सेंटेंस। तो ये संयुक्त तो हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट और सेकंड तो कट गए। तीसरा है, दूसरी बार हालदार साहब वहाँ से गुजरे और उनकी मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई गया। तो यस, और लगा है, हम कह सकते हैं कि 2 सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य हो सकता है, इसने ले लिया। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। जब भी हालदार साहब उधर से गुजरते हैं मूर्ति में अंतर दिखाई देता है। तो जब लग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब से मिक्स वाक्य हो जाएगा। पर हमारा सेंटेंस कैसा है, संयुक्त वाक्य में करना है, तो सी ऑप्शन, ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिक्स वाक्य का उदाहरण। आपको मिक्स वाक्य छांटना है। तो अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, एक सिंपल सेंटेंस है, ये तो नहीं हो सकता। हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को 3rd ईयर भी खेलना पड़ा। तो इसमें आप देख सकते हैं, हुड़दंग तो इतना मचाया एक सेंटेंस, और कितना मचाया और कैसे मचाया, इसके मचाने से क्या हुआ,
वो आपको बताना है। तो इसमें जब तक हम आगे लाइन नहीं बोलेंगे तब तक हमारा वाक्य पूरा नहीं होगा। और ये किसका उदाहरण होता है? मिक्स वाक्य का होता है। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, बाकी देख लेते हैं। हमने हुड़दंग मचाया और लग गया, यानी संयुक्त वाक्य। हमने हुड़दंग मचाने के कारण कॉलेज वालों को 3rd ईयर भी खोलना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेंटेंस, ये पूरा एक ही सेंटेंस बन रहा है, यानी ये सरल वाक्य का हो गया। हमें मिक्स वाक्य का देखना था, तो इसमें आपका खा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य पहचान कर आपको बताना है। असफल होने पर शौक करना व्यर्थ है, यानी दो सेंटेंस है जो कि संयुक्त है। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ये नहीं हो सकता। सिंपल यानी सरल वाक्य। मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तथा से, और से, व से, या से अगर जोड़ दिया जाए सेंटेंस तो वो संयुक्त वाक्य होता है। तो ये है। जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चल गया, ये मिश्र वाक्य का हो गया। जैसे वैसे लग गया तो विद्यार्थी परिश्रमी है, वह अवश्य सफल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बताया आपको या, व, कॉमा अगर सेंटेंस से लग गया और लग गया तो वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। तो इसमें आपका जो है सेकंड वाला सेंटेंस और आपका 4th वाला सेंटेंस जो है वो सही है। तो आपका घ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम में आपको मैच करना है। सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। सिंपल सेंटेंस है, पूरा सरल वाक्य आपका, तो 1st 2nd में चला जाएगा सरल वाक्य। मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों में रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। तो ये आप देख सकते हैं मैं युवा थी और लग गया एक सेंटेंस, बाकी ये पूरा सेंटेंस एक है। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। और कुछ लोग इसलिए दान करते हैं क्योंकि उनका नाम हो, तो ये मिक्स वाक्य में हो गया। अब देख सकते हैं आप फर्स्ट गया आपका सेकंड में, सेकंड गया आपका थर्ड में, और थर्ड गया आपका फर्स्ट में। और ये ऑप्शन जो है वो खा करेक्ट है। यस, खा ही आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको वाच्य पहचानना है। वाच्य 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किसी 4 को करना है, यानी 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 को करना है, मैं 5 कराऊंगी आपको। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। कर्मवच में आपको बदलना है। तो कर्मवच में कैसे कर्म वाच्य में कैसे बदलेंगे? तो आपको पता है द्वारा लगता है, द्वारा हम यूज़ करेंगे, देखेंगे कौन से सेंटेंस में। जिसमें नहीं है द्वारा वो तो हटा ही दो, उसे तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कर्म वाच्य में द्वारा लगता है। बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था। थे लिखा है तो यस था ही होगा। बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता है की बात ही नहीं, सेंटेंस हमारा थे में, यानी हमारा पास्ट में, तो हमारा जो इसका कर्म वाच्य बनेगा वो भी हमारा पास्ट में ही बनेगा। तो इसमें आपका क ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। वाक्य में वाच्य बताना है। तो भोर में लोगों से नहीं सुना गया, यानी ऐसा हो रहा है ना कि तो नहीं सुना गया। आप सोच रहे होंगे ना ये तो भाव स्पष्ट करा गया, करा नहीं जाता। कुछ जब अपने बारे में हम करते हैं ना तब हम भाववाच्य यूज़ करते हैं। यहाँ पे नोट भी दे रखा है कि बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम थी उसमें गलत उत्तर दे रखा था, भाववाच्य दे रखा था। बट सही आंसर आपका क्या होगा? कर्मवाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पे किसका गीत नहीं सुना जाता? बाल गोविंद भगत का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का होगा कि हम सुन तो नहीं रहे बट किसका नहीं सुन रहे? बाल गोविंद भगत का नहीं सुन रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, धान के पानी हरे भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। इसमें ये किसका उदाहरण है? तो धान के धान के भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, कर्तावाच्य है, यानी कर्ता प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में भाववाच्य का उदाहरण है। तो भाववाच्य आप देख सकते हैं, माता जी मिठाई बना सकती हैं, ये तो नहीं होगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, यस ये हो सकता है, क्योंकि अपने आप से हम एक भाव स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, नहीं होगा ऐसा कुछ। गर्मियों में छत पर सोया जाता है, मेरे को सोया जाता है, यस। तो इसमें आपका सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यानी आपका ये नहीं, घ ऑप्शन करेक्ट होगा। 5वां प्रश्न है मैचिंग। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। तो आप देख सकते हैं गर्मियों में कर्ता क्या है? गर्मी। तो इसमें आपका फर्स्ट कर्तवाच्य हो जाएगा। गोपाल से पत्र लिखा जाता है,
तो आप देख सकते हैं गोपाल से क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। ज़रूरी नहीं द्वारा ही आए पूरा, बट कार्य किस पे फोकस करा जाता है वो देखा जाता है। तो लिखना क्या है, लिखा क्या जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। पत्र कहाँ पे है, पत्र हमारा कर्मवाच्य के स्थान पे, तो इसमें आपका कर्मवाच्य आ जाएगा। नेक्स्ट, धूप में चला नहीं जाता, तो ये भाव भी है, तो हमारा फर्स्ट जो है वो सेकंड पे जाएगा, सेकंड जो है वो हमारा थर्ड पे जाएगा, एंड थर्ड जो है हमारा वो फर्स्ट पे जाएगा। आप मैचिंग कर सकते हैं, ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हमें देखना है पद परिचय। हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें देखना है किस पे अंडरलाइन है। हम क्या है हमारी, हम एक जो है वो सर्वनाम होता है। आपको जितना बड़ा हम, तुम, मैं, ये सारे क्या है सर्वनाम होते हैं। ये हमने 6-7 क्लास से पढ़ा होता है। सार्वजनिक विशेषण नहीं होगा, संज्ञा नहीं होगी। बचे 2 ऑप्शन, अब हमें इसी में देखना है। हम प्रथम पुरुष में आता है, यस प्रथम पुरुष में आता है। पुल्लिंग भी है, दोनों में पुल्लिंग है। हम बहुवचन है या एक वचन है, हम में हम एक इंसान को थोड़ा जोड़ते हैं। हम जब बोलते हैं तो हम 2-3 लोग साथ में होते हैं, 2 लोग भी होते हैं ना, तब भी हम बोलते हैं, बट एक सिंगल इंसान में हाँ हम नहीं बोलते। तो इसमें आपका ख ऑप्शन बहुवचन वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखा जाता है सेंटेंस को। नेक्स्ट, शशि 10वीं। अब 10वीं क्या है, 10वीं कक्षा है, तो 10वीं किसका विशेषण है, कक्षा का विशेषण 10वीं आपको दे रखा है। तो 10वीं क्या होगा, विशेषण होगा, क्रिया विशेषण नहीं है। पहला एक ख ऑप्शन हमारा कट गया। अब 10वीं क्या है, गुण तो नहीं है कोई, संख्यावाचक होगा, संख्या ही तो है 10वीं, 10th क्लास एक संख्या ही तो है। तो संख्यावाचक विशेषण क ऑप्शन और घ ऑप्शन। अब इन दोनों में देखते हैं हम, स्त्रीलिंग है या स्त्रीलिंग। तो मुझे नहीं पता कि 10वीं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बट दोनों में स्त्रीलिंग लिखा है तो अभी दोनों ऑप्शन ही ठीक होंगे। एक वचन नहीं है, बहुवचन। अब आप देख सकते हैं शशि क्या है, एक लड़की है और वो 10वीं क्लास में पढ़ती है। आपको नंबर को नहीं देखना कि नंबर तो एक से ज़्यादा है, 10th है नंबर, 10th नंबर तो बहुवचन होगा, नहीं। शशि एक लड़की है और एक लड़की 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, तो एक वचन होगा और कक्षा विशेष है, तो इसमें आपका क ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह स्कूल से अभी अभी आया है। रेखांकित पद का परिचय है। स्कूल से क्या है, स्कूल हमारी एक संज्ञा है, यस तीनों सही है, चारों सही है यहाँ तक। स्कूल क्या है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, कोई व्यक्ति तो नहीं है। स्कूल एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, बच्चों की कम्युनिटी को, तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। तो ख ऑप्शन हमारा इसमें कट गया, जातिवाचक। अब स्कूल आप देख सकते हैं, वह स्कूल से अभी अभी आया है, एक लड़का ही तो आया, सारे तो नहीं आए, तो बहुवचन वाला ऑप्शन भी कट गया। अब बचा का एक वचन और एक वचन। स्कूल पुल्लिंग ही, वह लड़का है तो पुल्लिंग ही आएगा, यस। अब करण कारक है या अपादान कारक है, अब इसमें आपको डिफरेंस बताना है। तो शायद आपने करण कारक पढ़े हो, तो आया है हमारी अपादान कारक, यानी शायद सप्तमी विभक्ति में लगता है, तो इसमें आपका अपदान कारक आ रहा है। अगर आपने संस्कृत में इसे पढ़ा है ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हिंदी में क्योंकि ये टॉपिक नहीं है तो शायद नहीं पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेरी बात पर बहुत हंसा। बहुत क्या है इसमें, बहुत विशेषण है या परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। वैसे बहुत जो है वो विशेषण तो नहीं है, ये क्रिया विशेषण है, तो बाकी ऑप्शंस अपने आप ही कट गए, तो इसमें आपका का ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, योग पिता की संतान भी, सॉरी आपको ये नहीं पढ़ना, आपको बस संतान पे फोकस करना है। संतान क्या है, संतान एक संज्ञा है, तो ये विशेषण वाला ऑप्शन कट गया। संतान कैसे होती है, जाति हो सकती है, व्यक्ति हो सकती है, जाति हो सकती है, गुण हो सकता है। गुण तो नहीं होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे संतान व्यक्ति भी नहीं होगा। आप कहेंगे संतान तो लड़का या लड़की हो सकता है, नहीं, संतान पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी होते हैं, और कोई भी अलग जेंडर भी हो सकता है। पूरी कम्युनिटी, बच्चों की जितनी भी कम्युनिटी होती है उसे संतान कहा जा रहा है। अगर कोई ऐसे, जैसे हम कह सकते हैं योग्य पिता की पुत्र भी योग्य होती है, तो पुत्र लिखा होता तब हम कह सकते थे व्यक्तिवाचक है, बट संतान लिखा है तो यहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया, ये ऑप्शन कट गया। संज्ञा जातिवाचक सही है। अब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसमें
उतना श्योर नहीं हूँ स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, बट अगर आंसर में स्त्रीलिंग लिखा है तो स्त्रीलिंग होगा। और अगर आपको इसके बारे में पता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट अलंकार का है क्वेश्चन, सुनत जाग लालत है ऐसे जो करई ककरी में, अलंकार कौन सा है? तो जहाँ पे ज्यो लग जाए हमें पता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपने उत्प्रेक्षा सारे अलंकार को पहचानने का एक मेथड है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, पंक्ति में निहित अलंकार क्या है? तो सांस कौन लेता है? सांस ह्यूमन बींग्स लेते हैं। घर घर भर देते हो यानी ह्यूमन बींग्स लेते हैं, यानी मानव से रिलेटेड है, तो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। ग ऑप्शन करेक्ट है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। तो मनु मानो जनु जानो ज्यों त्यों ये सब जहाँ भी लग जाए उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार बताना है इसमें। बादल गरजो नहीं होगा। घेर घोर घोर धराधर हो, तो इसमें भी जनु जानो मनु मानो कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ललित ललित काले घुंघराले, ये भी नहीं होगा। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनु लगा है, तो यानी ये होगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो ये हमने सिर्फ एक मात्र एग्जाम्पल, एक मात्र तो नहीं बट ज़्यादातर यही एग्जाम्पल यूज़ होता है श्लेष अलंकार के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन आपको दे रखा है जो कि पैसेज को पढ़ना है। पेपर में तो कोई नहीं पढ़ता क्योंकि हम चैप्टर पढ़ के जाते हैं, बट यहाँ पे हम 2 सेकेंड लगेगा ऐसे पढ़ने में, इसे पढ़ लेते हैं। 7 तो चैप्टर आपका हर बार इसी से आएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेताजी के चश्मा से ही पैसेज आता है, तो उसके रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। जब कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है जो देशभक्ति का आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हालदार साहब को कौतूहल और बड़ा, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तो ये आपका पैसेज है। अब इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, अर्थात जीप कस्बे में आगे की ओर बढ़ गई, या जीप कस्बे में रुक गई और आगे बढ़ गई, या जीप कस्बे में रुक गई या जीप कस्बे में नहीं गई। तो जीप कस्बा छोड़कर यानी कस्बा छोड़कर चलने ही तो लगी, यानी आगे बढ़ी, तो क्या ऑप्शन करेक्ट है। हालदार साहब किसके विषय में सोचते रहे? नेताजी के बारे में, मूर्ति के बारे में, चौराहे के बारे में, कस्बे के बारे में। तो नेताजी मूर्ति के बारे में सोच रहे थे कि मूर्ति का चश्मा कैसे चेंज हो रहा है, तो यस इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। इससे क्या आशय है? आजकल देशभक्त होना संभव नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आजकल देशभक्त होना हास्यास्पद हो गया, यानी अगर आप कोई सच्चे देशभक्त हैं तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो यस ये ख ऑप्शन करेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं। आजकल सभी देशभक्त हो गए? नहीं, आजकल देशभक्ति की प्रासंगिकता नहीं है, यानी लोग इसकी प्रशंसा नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है मजाक की चीज़ होती जा रही है, यानी लोग मजाक बना रहे हैं कि ये तो देशभक्त है, मजाक उड़ाते हैं उसका। नेक्स्ट, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, मूर्ति पर पुराना चश्मा था, मूर्ति पर एक नया चश्मा था, या मूर्ति क्षतिग्रस्त थी? तो एज पर द पैसेज तो मूर्ति पर एक नया चश्मा था, जो हमने पढ़ा चौकोर फ्रेम वाला। फिर 5वां प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्ति के भाव पर व्यंग करता है, या फिर देशभक्ति की प्रासंगिकता पर सवाल उठाता है, या देशभक्ति के महत्व को स्थापित करता है, या देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है। यानी एंड में हमें पता चलता है ना कि कोई ना कोई सरकंडे का चश्मा लगा देते हैं बच्चे, तो ये हमें एक उम्मीद देता है कि हाँ अभी भी देशभक्ति है हमारे इस दुनिया में। तो इसमें आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्षितिज की बुक से ही 2 चैप्टर कोई भी रैंडमली ले लिया, उनके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं MCQ के, वो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के जीवन में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने की, कृषि आधारित जीवन व्यतीत करने की, सामाजिक रूढ़ियों का
समर्थन करने की, समर्थन तो नहीं करा था उन्होंने, चेंज करी थी। पूजा पाठ और यज्ञ आदि करने की, तो पूजा पाठ भी वो करते थे बट इतना नहीं, वो आडंबर से दूर रहकर जो है वो ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। नेक्स्ट है, अमीरुद्दीन को रसूलन भाई बतूलन भाई को के घर वाले रास्ता क्यों पसंद था? वो इसलिए पसंद था क्योंकि वो संगीत में अच्छी रुचि रखते थे और उनका संगीत उन्हें सुनना पसंद था। तो इसमें आपका का ऑप्शन करेक्ट है। 9th है, इस पद्यांश को पढ़ना है। बिहासन लिखन बोले मृदबानी, अहो मनीसु महाबट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, इहा कुंभटितिया कोई बानी, जे तरजतनी देखी मर जाही, देखी कुटारू सरासन बाहा, मैं कहू कहा सहित अभिमाना, मृगसुत असमोजी जेन विलोकी, जो कछु कहू सहरिस रोकी, सुर महीसुर हरिजन अमुर गाई, हमरे कुल इन पर सुराई, बदे पापू अपरी कृतहारे, मार तहूते परी हमारे। तो ये इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपने ये पोएम पढ़ी होगी, पैसेज समझ आया होगा। अब इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। परशुराम बार बार अपना कुठार किसे दिखाते और क्यों दिखाते? तो वो लक्ष्मण को दिखाते, राम को तो नहीं, विश्वामित्र को नहीं, महाराज जनक को नहीं, लक्ष्मण को दिखाते उन्हें डराने के लिए। तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी पंक्ति में लक्ष्मण के शक्तिशाली होने का पता चलता है? बिहस लखुन बोले मृदवानी, अहो मुनिबन महाबटबानी, यानी वो बस बोले कि हे महाराज, तो इसमें तो नहीं पता चल रहा। पुनि पुनि देख दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यानी आप मुझे बार बार ये अपना कुठार दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं कि मैं आप अपनी फूक से पहाड़ को उठा देंगे? ये इससे भी नहीं पता चल रहा। देखिए कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहत सहत अभिमाना, यानी मेरे कुठार से तुम्हें डर नहीं लगता, कुछ इस टाइप। या यह कुमड़तिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मरी जाई, यानी इतना भी कोई कायर नहीं है यहाँ पे। जो आपकी तर्जनी क्या होता है? जो आपकी उंगली होती है उसमें 5 उंगलियों के एक नाम होते हैं, उनमें से आपकी एक उंगली होती है जिससे हम, जो आपका ये अंगूठा होता है उसकी साइड वाली जो उंगली होती है वो तर्जनी कहलाती है, और उस उंगली से हम कहते हैं ना ऐसे वार्निंग देते हैं। तो क्या आपकी मैं अब वो उसमें उनको उंगली दिखाते हैं और कहते हैं कि आपकी या उंगली दिखाने से क्या मैं डर जाऊँगा, आपकी तर्जनी दिखाने से मैं डर जाऊँगा, ये आपको बोलते हैं। तो इससे हम पता चलता है कि लक्ष्मण जी शक्तिशाली है। तो इसमें आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रघुकुल में किन किन के प्रति अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता? तो रघुकुल में ये आपको ये लाइन ज़रूर याद रखनी है, ये पूछा जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में, स्त्रियों में। तो वो रघुकुल में देवताओं पे, ब्राह्मण पे, ईश्वर भक्त और गाय पर कभी भी जो है वो वीरता का प्रदर्शन यानी उन पे हाथ नहीं उठाया जाता। नेक्स्ट है, बीहे से लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस बस मुनीसु महाबटमानी। इस कथन का क्या उदाहरण है? एक व्यंग की तरह ये, यानी वो उन्हें चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि हाँ महाराज जी आप बोलिए, कुछ इस टाइप। नेक्स्ट, पद्यांश में लक्ष्मण के चरित्र की कौन सी विशेषता दिखा रही है कि वो वीर हैं एकदम, सब मतलब उन्हें सब वो डरते नहीं हैं किसी से, ये दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपकी 2 पोएम में से कोई रैंडमली क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन है, दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को शशु का धूल दूसरित शरीर प्रतीत होता है। स्नान करवाने योग्य, वस्त्र आभूषण से सजाने योग्य, खिले हुए सुंदर कमल के समान। तो यस, हाँ, हमें कमल जो है वो फूल से ही कंपेयर करा गया था। संगीतकार पाठ के अनुसार संगीतकार की मुख्य विशेषता क्या होती है? उसकी मानवीयता, उसकी कलात्मक श्रेष्ठता, उसकी प्रतिभा प्रदर्शन करने की आकांक्षा या उसकी आत्ममुद्दा। तो संगीतकार पाठ के अनुसार संगीतकार की जो मुख्य विशेषता होती है वो उसकी जो मानवता, ये वो दिखाता है कि जो मुख्य गायक है वो ज़्यादा अच्छा गाता है मेरे से, ये उसका दिखाना। अब नेक्स्ट आपका जो है वो जो है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ये आपका ये पूरा चैप्टर यहाँ जो सैम्पल पेपर है उसका हाफ पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।